प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने विकास और उसके स्वरूप, धारणीय विकास पर चर्चा की थी पार्ट 1 में, और आज हम पार्ट 2 में विकास के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवार, विवाह, धर्म, कला आदि से संबंधित विकास के स्वरूपों या चरणों की व्याख्या अनेक सामाजिक वैज्ञानिक कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, टायलर, मॉर्गन आदि ने की है। इन वैज्ञानिकों की मान्यता है कि समाज का विकास सरल से जटिल सीधी रेखा में निश्चित चरणों में निम्नतम विभेदीकरण से उच्चतम विभेदीकरण, न्यूनतम श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन, न्यूनतम विशेषीकरण से अधिकतम विशेषीकरण, न्यूनतम अन्योन्याश्रितता से अधिकतम अन्योन्याश्रितता की ओर होता है। कुछ महत्वपूर्ण विकास के स्वरूपों का विवरण प्रस्तुत है। नंबर 1, ऑगस्ट कॉम्ट। इनके अनुसार मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 तात्विक, नंबर 3 वैज्ञानिक। प्रथम 2 अवस्थाओं में समाज का विकास स्वतः होता है, लेकिन तीसरी अवस्था में मानव विकास के लक्ष्य, चरण, कारकों आदि को नियंत्रित करके अपने समाज का विकास योजनाबद्ध रूप से निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। नंबर 2 स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार समाज एवं समस्त घटनाओं का विकास अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में होता है। इनके अनुसार अति प्राचीन युग में व्यक्ति अपने बारे में जानकारी रखता था, उसे समाज और संस्कृति के संगठन के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, उसे किसी के साथ काम करना भी नहीं आता था। उसकी यह विकास की अवस्था अनिश्चित, असंबद्ध समानता की थी। शनै शनै उनके अनुभव, ज्ञान, विचार परिवर्तन होते गए। बाद में श्रम विभाजन की स्थिति आई। जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता था, वह कार्य उसे करने को दिया गया। इस प्रकार सब मिलकर योजनाबद्ध रूप से निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने लगे। यह मानव समाज के विकास की स्थिति निश्चित संबद्ध भिन्नता कहलाई। समाज न्यूनतम पूर्णता से अधिकतम पूर्णता में विकसित हुआ। नंबर 3 कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विकास के चरण एक प्रारूप के रूप में दिए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है जनजातिवाद। मार्क्स ने सामाजिक विकास के क्रम में सर्वप्रथम अवस्था जनजाति बताई है। इस जनजातिवाद में समाज शिकार, मछली पकड़ना और कृषि प्रधान होता है। मुख्य रूप से समाज पितृसत्तात्मक होता है। श्रम विभाजन एक विस्तृत परिवार व्यवस्था के रूप में मिलता है। मार्क्स का कहना है कि इस प्रकार इन जनजाति समाजों में निजी संपत्ति और श्रम का विभाजन न्यून होता है। नंबर 2 सामंतवाद। जब कुछ जनजातियां परस्पर मिल जाती है और उनका आकार बड़ा हो जाता है, तो इसके साथ समुदायवाद विकसित हो जाता है। इस अवस्था में दासता, निजी संपत्ति और श्रम विभाजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। कृषि में कुछ कमी आती है, सामंतवाद आ जाता है, भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, धनी कृषि पर नियंत्रण करते हैं। मार्क्स के अनुसार यह संरचना भी अपूर्ण होती है और नगरीकरण का विकास होता है। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन आर्थिकी की आवश्यकता पड़ती है, जो विकसित होकर विश्व में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है। नंबर 3 पूंजीवाद। इस उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप पूंजीवाद का विकास होता है, जिसमें निम्नलिखित तत्वों का उदय होता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था है जिसका स्रोतों पर एकाधिपत्य हो जाता है। यह एकाधिपत्य उत्पादन के साधनों पर पूंजी के रूप में स्वामित्व के कारण होता है। श्रमिकों का श्रम महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है। समाज 2 वर्गों में, मालिक और श्रमिक में बढ़ जाता है। जिस प्रकार से जनजातिवाद से सामंतवाद और सामंतवाद से पूंजीवाद में विकास हुआ, उसी प्रकार से पूंजीवाद की अवस्था भी स्थिर नहीं रहती। मार्क्स का मत है कि अधिक उत्पादन और अलगाव के बढ़ने की समस्याओं के फलस्वरूप पूंजीवाद में परिवर्तन आता है। अलगाव के बढ़ने से श्रमिक सर्वहारा वर्ग संगठित हो जाते हैं और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करते हैं। नंबर 4 कल्पनालोकीय समाजवाद। पूंजीवाद अपनी समाप्ति की प्रक्रिया स्वयं प्रारंभ करता है और समाज
अंतोगत्वा विकास की चरम सीमा समाजवाद की अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसा मार्क्स का कहना है। इनका कहना है कि कल्पना लोकीय समाजवाद की अवस्था में श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही स्थापित हो जाती है, जो निजी संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। समाज की इस अवस्था में वर्ग समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्ण रूप से समाजवादी हो जाता है, समाज एवं प्रकृति पुनः संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार से समाजवाद एक प्रकार से समाज को जनजातिवाद की प्रारंभिक अवस्था में लौटा लाता है, जहां व्यक्ति अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो जाता है। नंबर 4, मॉर्गन। मॉर्गन का नाम भी उद्विकास के सिद्धांत में उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम, अनुभव और प्रगति में एक है। इनके मत में विकासवाद का सरलता से धीरे धीरे जटिलता में बदलने का सिद्धांत मानव विकास और संस्कृति के विकास में भी सही चरितार्थ होता है। मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम मानव संस्कृति आरण्यक अवस्था की थी। नंबर 2, दूसरी असभ्य अवस्था की थी। तीसरी सभ्य अवस्था की थी। इन्होंने प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में विभाजित किया है। आरण्यक अवस्था के निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई, मध्य स्तर पर उसने आग जलाना व मछली का शिकार करना सीखा और उच्च स्तर पर धनुष बाण आदि का आविष्कार किया। विकास की दूसरी अवस्था बर्बरता की थी। इसके निम्न स्तर पर बर्तन बनाने की कला आविष्कृत हुई, मध्य अवस्था में पशुपालन एवं कृषि कार्य का प्रारंभ किया गया और तीसरी उच्च अवस्था में लोहे का प्रयोग होने लगा तथा हथियार और उपकरण बनाए जाने लगे। विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की है। इसकी निम्न अवस्था में भाषा एवं लेखन कला का प्रयोग होने लगा, मध्य स्तर पर व्यापार और मशीनों का प्रयोग होने लगा तथा उच्च स्तर पर आज पूंजीवादी समाजवादी यूरोपीय सभ्यता का विकास हो रहा है। मॉर्गन ने उद्विकासीय सिद्धांत को परिवार, विवाह, नातेदारी आदि के संबंध में भी देखा है। इनके मत में परिवार और विवाह संस्थाओं का उद्विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। जैसे प्रारंभ में यौनाचार की अवस्था थी, जिसमें किसी से भी यौन संबंध स्थापित किए जा सकते थे। उसके पश्चात समूह विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे एक विवाह की स्थिति आई। विवाह के साथ साथ परिवार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। गोत्र में मातृपक्षीय, पितृपक्षीय आदि आधार परिवार के रहे। वास्तव में परिवार पहले रक्त संबंधी थे, फिर समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक और अंत में एक विवाही परिवार की स्थिति आई है। नंबर 5, टॉनीज। टॉनीज ने सामाजिक विकास की व्याख्या रेखीय क्रम में की है। इनके अनुसार सामाजिक विकास एक प्रकार से मानव समुदाय जेमिन शेफ्ट से जैसल शेफ्ट मानव समाज में विकसित होना है। इन समाजों के प्रकारों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जेमिन शेफ्ट में व्यक्ति प्राकृतिक दशा अर्थात नातेदारी संबंधों, रक्त, विवाह और गोद संबंधों से संबंधित होता है। इस समाज में परिवार, संयुक्त परिवार, नातेदारी समूह, पड़ोस और मित्र समूह महत्वपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत जैसल शेफ्ट में व्यक्ति में निजी स्वार्थ होते हैं, सर्वजन इच्छा का अभाव होता है। इस समाज में सभी संबंधों का मूल्यांकन उत्पादन में लगे श्रम से किया जाता है। इनके अनुसार मानव समाज नातेदारी संबंधों से उत्पादन संबंधों वाले समाज में विकसित होता है। नंबर 6, दुर्खिम। दुर्खिम ने मानव समाज के विकास की 2 प्रकार की एकता, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में होना बताया है। इन्होंने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की व्याख्या निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है। यांत्रिक एकता। दुर्खिम ने प्रथम प्रकार की एकता को यांत्रिक एकता कहा है, जो प्राचीन, सरल, सादे, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं, जो सामाजिक एकता का आधार होती है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं, अर्थात इनकी जनसंख्या एवं जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं तथा एक जैसी होती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है।
इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होना है। इसलिए दुर्खिम ने एकरूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है। सावयवी एकता। दुर्खिम ने द्वितीय प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो यांत्रिक एकता से बिल्कुल विपरीत होती है। यह सावयवी एकता जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन और विशेषीकरण का होना है। ये सावयवी एकता वाले समाज आकार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इन समाजों के सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं तथा भिन्न भिन्न होती हैं। सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। इसमें सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना आदि का प्रभाव कम हो जाता है। समाज का यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में विकास। दुर्खिम का मत है कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास निम्न क्रम में होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज के सदस्यों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन के फलस्वरूप भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जो जिस कार्य को बार बार करता है वह उस कार्य को करने में दक्ष हो जाता है। समाज में विशेषीकरण का विकास होता है। व्यक्ति समाज के सदस्यों की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहता है। इससे सभी सदस्यों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। दुर्खिम के अनुसार यही निर्भरता सदस्यों को परस्पर एक दूसरे से सहयोग करने के लिए बाध्य करती है। यह सहयोग ही जटिल समाजों में सावयवी एकता पैदा करता है। दुर्खिम के अनुसार इसी क्रम में यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में विकास होता है। नंबर 7, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की मान्यता है कि समाजों का पूंजीवादी व्यवस्था में विकास निम्न कारणों से हुआ है। इनका कहना है कि पूंजीवाद का विकास, पूंजीवादी औद्योगिकरण का प्रादुर्भाव पश्चिमी यूरोप के कुछ गिने चुने देशों में हुआ है। इसका कारण इन देशों में कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंट अनुयायियों के द्वारा अपने धार्मिक विश्वासों, विचारों और मूल्यों को तर्क संगत बनाना रहा है। साथ ही इन लोगों ने कार्य, नैतिकता, बचत, मितव्ययी जीवन शैली के विश्वासों, मूल्यों को अपनाया। इन देशों के लोगों ने बचत कर करके उद्योग धंधों में निवेश किया। इस प्रकार से समाज सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी आधुनिकृत अवस्था में विकसित हुए। नंबर 8, पार्सन्स। पार्सन्स ने समाजों के विकास की व्याख्या विकासवादी दृष्टिकोण से की है। इनके अनुसार ऐतिहासिक विशेषताओं के होते हुए भी समाजों का विकास कुछ सामान्य दिशाओं में हुआ है। इन्होंने बताया है कि आदिम समाज प्रारंभिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ये समाज सभी प्रकार से सरल समाज होते हैं। जब इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है तब ये मध्यवर्ती समाज की अवस्था में विकसित होते हैं। इनमें पेशों में विभिन्नता आ जाती है और नए पेशों का प्रादुर्भाव होता है। समाज में स्तरीकरण विकसित हो जाता है। पार्सन्स ने समाजों के विकास की दूसरी अवस्था मध्यवर्ती समाजों के उदाहरण चीन, भारत, इस्लामी और रोमन साम्राज्य के दिए। जिन समाजों का विकास औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ है उनको अपने विकास की तीसरी अवस्था वाले आधुनिक समाज कहा है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये समाज सार्वभौमिक कानून, मुद्रा और बैंकिंग की आधुनिक प्रणाली, तार्किक नौकरशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली विशेषताओं वाले समाज बन गए। इस प्रकार से पार्सन्स ने समाज के विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं, नंबर 1 आदिम समाज, नंबर 2 मध्यवर्ती समाज और नंबर 3 आधुनिक समाज बताई है। निष्कर्ष: सभी समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों ने समाज के विकास की अवस्थाओं का निर्माण अपने अपने अनुभवों और दृष्टिकोण से किया है, लेकिन इन सभी ने समाजों के विकास के चरण सरल से जटिल, सीधी रेखा में, निश्चित चरणों में और निम्न स्तर से उच्च स्तर में वर्णित किए हैं। वर्तमान में सभी समाज अपने अपने दृष्टिकोण से विकास के लक्ष्य निश्चित करके योजनाबद्ध चरणों में विकसित हो रहे हैं। धन्यवाद।